आज की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों से कर लेती हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शतमान जो कॉइन था उसका वेट स्टैंडर्ड क्या था। मुझे ग्रेन में भी जानना है और रत्ती में भी जानना है। आप लोग बताइए मुझे शतमान का वेट स्टैंडर्ड क्या था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शंस भी दे सकती हूँ। नहीं वंशिता, 32 रत्ती जो था वो पंचमांक कॉइन्स का वेट था। ठीक है, 32 रत्ती मीन 32 रत्ती और 56 ग्रेन, है ना? करेक्ट है ना? इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ मेघना, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड पूनम। हाँ, तो शतमान का जो वेट स्टैंडर्ड था वो था 175 ग्रेन। ठीक है, यही था, और या 100 रत्ती। तो ये एक्चुअल वेट स्टैंडर्ड था। और पंचमांक कॉइन का वेट स्टैंडर्ड क्या था? वो था 32 रत्ती 56 ग्रेन। ठीक है, तो कल जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उन्हें आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो आपके प्रीवियस क्लास से ही हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोग आज जानेंगे कि कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती थी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते थे। कल आप लोगों ने पंचमांक कॉइन्स पढ़ा था, तो आप लोगों ने उसमें अपने टेक्निक्स भी पढ़े थे कि पंचमांक कॉइन्स को किस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअल में पंचमांक कॉइन्स की जो टेक्निक थी वो किस तरीके से होती थी, वो किस किस मेथड को यूज करके बनाते थे, और इसके अलावा और भी कौन कौन सी टेक्निक थी जो एंशिएंट हिस्ट्री में कॉइन्स बनाने के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉइन्स के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, जो मुझे लगता है आप में से सभी को पता है कि जो कॉइन्स का जो सबसे इनिशियल फेज कहें या एक्सचेंज का सबसे इनिशियल फेज कहें वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन प्रणाली, मतलब विनिमय की प्रणाली। वैदिक एरा में जब हम आते हैं, ये जो बार्टर सिस्टम था ये अपने अर्ली स्टेज से स्टार्ट था। जब से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ था, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आया था, तब से लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और वो वैदिक एरा तक आते आते जो लेन देन के जो तरीके थे उसमें थोड़े चेंज आते हैं। कभी एनिमल से एक्सचेंज किया जा रहा है, कभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, कभी मेटल पीसेस यूज किए जा रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक एरा में आते आते मेटल पीसेस का एक्सचेंज होने लगा था। इसके पहले भी कुछ कुछ एविडेंसेस मिल ही रहे थे। अब अगर फिर उसके बाद अगर बात करें, उसके अगले स्टेज में बात करें कि जनपद पीरियड में क्या था, तो जनपद पीरियड में कॉइन्स अच्छे से, मतलब पूरे इतिहास में, लिटरेचर, लिटरेरी एविडेंसेस में, इवन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हर जगह दिखाई देने लगता है। जो कॉइन का कॉन्सेप्ट एक लंबे पीरियड से हिस्ट्री में बन रहा था वो अब फाइनली एग्जिस्टेंस में आ जाता है 6-7 सेंचुरी बीसीई में। ठीक है, तो फिर आपने कल ये भी पढ़ा कि पंचमांक कॉइन्स एग्जिस्टेंस में 6-7 सेंचुरी बीसी में आए। उनके टाइप्स कितने थे? एक एम्पिरिकल कॉइन्स था, एक लोकल कॉइन्स था। एम्पिरिकल कॉइन्स उन्हें कहा जाता था जिसे सेंट्रल अथॉरिटी जब कॉइन्स बनाती थी और वो पूरे उनके साम्राज्य में एक ही स्तर पे लागू होता था कि जो जो भी सेंट्रल अथॉरिटी के जो सिंबल हैं वही यूज होंगे। सेंट्रल अथॉरिटी ने जिस वेट स्टैंडर्ड में कॉइन्स जारी करने की बात की है उसी वेट स्टैंडर्ड में मिलेंगे। लेकिन जब आप लोकल कॉइन्स में जाएंगे तो उसे लोकली अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में स्पेसिफिक रीजन्स में वो बन रहे थे, एक स्पेसिफिक सिंबल्स के साथ बन रहे थे। तो वो लोकली भी कॉइन्स चल रहे थे और एम्पिरिकली भी कॉइन्स चल रहे थे। तो आप लोगों को दो टाइप देखने को मिलेगा। कल आप लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा था। लोकल कॉइन्स जो होते हैं वो बड़ी संख्या में मिलते हैं और छोटे छोटे क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन जो एम्पिरिकल कॉइन्स होते थे वो, उनको अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उनके जो आकार, बनावट और सिंबल्स होते थे वो बिल्कुल एक होते थे। जब आप अब पढ़ेंगे पंचमार्क कॉइन्स को बहुत विस्तार में तो आपको पता चलेगा कि वो पूरे इंडिया से, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक क्षेत्र से मिल रहे हैं और उनका जो वेट स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट सेम है। इसी के आधार पर हम उनका ये निर्धारण करते हैं कि जो पंचमार्क कॉइन्स थे उनका वेट स्टैंडर्ड 56 ग्रेन था, 56 या 56-7 ग्रेन। ये एम्पिरिकल कॉइन्स का आपको वेट स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। ठीक है,
तो आप लोगों ने पढ़ा था। अब हम आते हैं कि कॉइन मेकिंग टेक्निक क्या थी। कल आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था पंचमार्क कॉइन्स के बारे में। आज आप लोग उसकी टेक्निक्स को भी जानेंगे कि कितने टेक्निक्स की यूज हो रहे थे, किस किस तरीके से यूज हो रहे थे, और उनका जो डेवलपमेंट था वो किस तरीके से हो रहा था। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी कॉइन्स मिलते हैं उनके मेनली 3 टेक्निक्स होते थे। पहला टेक्निक पंचिंग टेक्निक था, दूसरा टेक्निक कास्टिंग टेक्निक था, और तीसरी टेक्निक डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक थी। ठीक है, ये 3 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 टेक्निक्स को आधार में लेके एंशिएंट हिस्ट्री में कॉइन्स जो थे वो बन रहे थे। अब आप लोगों ने कल पंचिंग टेक्निक को मेनली समझा था, मतलब एक कहते हैं एक ब्रीफ उसका लिया था कि आप लोगों को ये समझ में आया कि पंचिंग टेक्निक में किस तरीके से जो कॉइन्स थे वो बन रहे थे, और उनके लिए इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस के तौर पर देखने को मिलता है अर्थशास्त्र, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, जिसमें मूश, संदस, आपका मुस्टिका, इस तरीके से बहुत सारे शब्द यूज हुए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने और भी बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें एक कोश प्रवेश पढ़ा था और एक व्यवहारिकी पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको उससे समझ में आएगा कि इंपेरिकल और लोकल कॉइन्स किस तरीके से वर्क कर रहे थे। एक्चुअल में इन्हें समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है, कोश प्रवेश का सीधा सा मतलब था कि वो कोश प्रवेश में जो कॉइन्स, उन कॉइन्स को रखा जाता था जो राजा द्वारा बनाए जाते थे, मतलब राजा के अधिकारियों द्वारा बनाए जाते थे समस्त साम्राज्य में चलाने के लिए। ठीक है, और लोकल और व्यवहारिकी में उन्हें रखा जाता था जो लोकल पीपल्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स, ये सब कॉइन्स का निर्माण कराते थे टकसाल में जाकर। तो सीधा सा उनका टर्म्स था। इसके अलावा 2-3 आप लोगों ने और टर्म पढ़ा था जिसके बारे में हम इस जब भी टेस्ट करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो पंचिंग टेक्निक जो था वो मेनली 2 मेथड से होता था। पंचिंग का जो टेक्निक था वो मेनली 2 मेथड से हो रहा था, एक कटशीट मेथड था, एक ड्रॉपलेट मेथड था। अब ये दोनों मेथड थे क्या? कटशीट मेथड वो था जिसे आप लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से धातु को बनाते थे, धातु को गलाया जाता था, फिर उसे क्लीन किया जाता था, फिर उसे जमीन पर डाला जाता था और उसको प्लेन करने के लिए उस पे मुस्टिका या हैमर का यूज किया जाता था कि वो प्लेन हो जाए बिल्कुल। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसमें जो आपका सबसे पहला फिगर है, आप उसमें देख सकते हैं कि कॉइन्स जो मेटल था जिससे कॉइन्स बनाना होता था, उसे किस तरीके से एक पात्र में रखकर गर्म किया जा रहा है, उसे ही खरिया कहते थे। जिसे मूश शब्द का आप लोगों ने प्रयोग जो सुना था, मूश शब्द, वो वही था जिसे क्रूसिबल इंग्लिश में कहा जाएगा। इस तरीके से धातु को गलाया जाता था उसमें रख के। ठीक है, ये जो दूसरा फिगर है इसमें आप देखेंगे कि धातु को गलाने के बाद उसे जमीन पर उसे गिराया जा रहा है ताकि वो अपना एक शेप लेने लगे। ठीक है, फिर उसकी हैमरिंग की जाती थी, उससे उसे पीटा जाता था। जब धातु को जमीन पे गिरा दिया जाता था और धातु थोड़ी ठंडी होने लगती थी, थोड़ा सा उसका जो सॉलिड फॉर्म आने लगता था, तब जाके उसे पीटा जाता था ताकि वो प्लेन हो जाए। फिर क्लिपर का यूज करके उसे काटा जाता था। आप देखिए तीसरा जो फिगर है उसमें किस तरीके से उसकी क्लिपिंग की जा रही है, उसे काटा जा रहा है। ठीक है, जब उसे काट लिया जाता था तब उसे तौलने का काम किया जाता था, उसकी मेजरमेंट को ली जाती थी कि जितने मेजरमेंट के या जितने वेट के मुझे कॉइन्स बनाने हैं, क्या सेम वेट है या नहीं है। अगर सेम वेट होता था तो उसे आगे पंचिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन अगर उसका सेम वेट नहीं होता था तो फिर से उस क्लिपर करने वाले इंसान के पास भेजा जाता था कि आप इसकी और भी क्लिपिंग कीजिए, इसे और भी काट दीजिए ताकि ये जिस वेट स्टैंडर्ड में हम चाहते हैं उस वेट स्टैंडर्ड में बन जाए। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगले फिगर में आने के बाद कि उसकी किस तरीके से स्टैंपिंग की जा रही है, डाई को यूज करके उस पे वो सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली कटशीट मेथड यही था। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉपलेट मेथड क्या था इस, ये अलग क्या टेक्निक थी। ड्रॉपलेट मेथड वो मेथड था जिसमें सबसे पहले जो आपका पहला फिगर है उसमें देखिए धातु को गलाया जा रहा है, क्रूसिबल में रख के उसे हीट दिया जा रहा है कि वो गर्म होके गल जाए। फिर गले हुए जो मेटल है उसको एक किसी एनविल पर रखा जा रहा है, एनविल पर उसे फैलाया जा रहा है। और अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो आपका जो मेल्टेड जो मेटल होता था उसे वो पूरी तरीके से
जमीन पे या एनविल पे पोर कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी उसे बूंद बूंद करके, ड्रॉप ड्रॉप करके उसे गिराया जा रहा है ताकि एक बार में एक कॉइन बने। समझे आप लोग क्या डिफरेंस था इसमें, बताइए। तो इसे ड्रॉप ड्रॉप करके गिराया जा रहा था, मतलब एक बार में एक कॉइन्स एक ड्रॉप से, या उसे मतलब इतना ड्रॉप में गिराया जा रहा था ताकि उससे एक कॉइन का शेप आ सके। फिर लास्ट में उसकी पंचिंग की जाती थी। तो मेनली ये दो मेथड थे जिनसे जिनसे जो पंचिंग की टेक्निक थी वो इन्हीं दो मेथड्स के द्वारा बनाई जाती थी। तो इस तरह से पंचमार्क कॉइन्स बन रहे थे और अपने एग्जिस्टेंस में आते हैं। मैंने बताया आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपके माइंड से निकल जाएगी और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यही मेनली यही अर्थशास्त्र में टर्म यूज हुआ है। ये जो टेक्निक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसे आप लोग इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, मेनली इनके लिए इन टर्म्स को यूज किया जाता था कि जो मूस होता था या घड़ियां जो होती थी उसमें धातु को, उसमें मेटल को गर्म करने का काम किया जाता था ताकि धातु गल जाए। फिर क्षार से उसे साफ किया जाता था। इसके बाद अधिकारिणी, अधिकारिणी मतलब निहाई, मतलब एनविल, जिसपे मेटल को रखकर उसको पीटा जा रहा है। तो एनविल एक बेस बनाने के लिए, उसको धातु को रखने के लिए एक बेस के लिए एनविल का यूज किया जाता था, मतलब अधिकरणी का यूज किया जाता था। इसके बाद उसको पीटने के लिए मुष्टिक शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है कि उसे हथौड़े से पीटा जाता था ताकि उसकी एक शेपिंग की जा सके कॉइन की। उसके बाद उसे उसे संदस, मतलब जो संदस, मतलब जो अभी मैंने क्लिपर वर्ड यूज किया, उसके लिए अर्थशास्त्र में संदस या संडसी के शब्द में आप ले सकते हैं। आप में से जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं आप समझेंगे इस चीज को कि सड़सी जो होता है वो एक तरीके से मेनली संदस, सड़सी के ही टर्म में थोड़ा चला जा रहा है अभी के वे में, लेकिन इसे सड़सी को उस समय काटने के लिए यूज किया जा रहा था, संदस। और फिर लास्ट में बिम्बटन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और रिपीटेडली इससे क्वेश्चंस बनते हैं। बिम्बटन का मतलब होता है पंच। पंच वो होता था जिसपे जिसपे अलग अलग सिंबल्स बने हुए होते थे। वो एक जो मतलब जो पंच होता था, मतलब उसे डाई या पंच आप कुछ भी कहेंगे, उस पे जो सिंबल बनाने होते थे कॉइन्स पे वो उस पे ऑलरेडी बने होते थे, इंस्क्राइब्ड होते थे। उसके बाद जब वो उसे ठप्पा की तरह मारते थे, अब एक सॉलिड मेटल पे या थोड़ा सा मेल्टेड मेटल जो होता था, जब उसे मारा जाता था तो फिर उस पे वो जो पंच पे जो भी सिंबल्स बने होते थे वो कॉइन्स पे उतर जाते थे। ठीक है। कभी कभी आप लोग ऐसे कॉइन्स के भी एग्जांपल्स देखेंगे जिसपे उल्टे सिंबल्स बने हुए हैं एकदम, मतलब कि जो मोर का या मोर तो बहुत ही वो रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो दूसरी साइड मुंह किया हुआ है। पर ऐसे बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो लग रहे हैं कि अभी कोई कुत्ता है, कुत्ता को ऐसे उल्टा करके सिंबल बना हुआ है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होती थी कि ऐसे उल्टे सिंबल्स क्यों बनाए जा रहे थे। तो फिर ऐसा जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, लोगों ने काम किया, तब उससे पता चला कि जो पंचेस होते थे उस पे सिंबल सीधे बनाए हुए होते थे। तो जब किसी चीज पे जब हम अलमीरा मिरर में जब खुद को देखते हैं तो हमें अपना उल्टा इमेज दिखता है। तो इसी वजह से जो भी पंचेस पे सिंबल्स बने होते थे वो सीधे बने होते थे। जब वो उसे मेटल पे स्टैंपिंग करके जब उस पे सिंबल्स को बनाने की कोशिश करते थे तो उस पे उल्टे बन जाते थे। जब बाद में, बहुत बाद में, जब एक लर्निंग प्रोसेस का जब डेवलपमेंट हुआ तो उन्हें समझ में आया कि हमें अगर सिंबल्स अपने कॉइन पे सीधे चाहिए तो हमें पंचेस पे सिंबल्स उल्टे बनाने पड़ेंगे। तो इट्स अ प्रोसेस। ठीक है। तो ये मेनली आपका पंचिंग टेक्निक था जिसपे कॉइन्स बन रहे थे, और पंचमार्क कॉइन्स जो थे वो मेनली इसी पे बने हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कास्टिंग टेक्निक पे। क्या था कास्टिंग टेक्निक? अच्छा, कास्टिंग टेक्निक जो था, देखिए, जो अगर आप डेवलपमेंट के फेज में देखेंगे तो पंचमार्क कॉइन्स जो थे या पंचिंग टेक्निक थी वो सबसे एंशिएंट मानी जाती है। लेकिन कास्टिंग और डाई स्ट्राइकिंग या तो आसपास या पहले दूसरे, मतलब अलग अलग एक वो होता है, कंट्रोवर्सीज आती हैं इसमें। पर मेनली आप कह सकते हैं कि कास्टिंग कॉइन और डाई स्ट्राइकिंग एक साथ चल रहे थे। ठीक है। और वो बहुत बाद तक इतिहास में आने के बाद भी साथ साथ चले हैं। पंचिंग टेक्निक का जो यूज था वो बाद में खत्म हो गया था।
ठीक है। अब सांचे में क्या किया जाता था, अब ह्यूमन जो था वो थोड़ा डेवलप हो गया था। अब उसे पंचिंग पंचिंग टेक्निक जो इतने कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, अब उन्हें कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को नहीं करना था, अब उन्हें थोड़ा इजी करना था अपने टेक्निक को, कॉइन्स बनाने की टेक्निक को। तो इसमें सांचे का यूज होता था। सांचे को आप लोग समझते होंगे। सांचा वो होता है जब हमें किसी चीज को बनाना होता है और हमें उसकी एक नकल बना के अगर हम रख लेते हैं और उसके आधार पर जब हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे होते हैं तो उसे सांचा आप कहेंगे। मतलब आप लोग समझेंगे मोटा मोटी सांचा किसे कहते हैं। तो सांचे के लिए क्या किया जाता था, सबसे पहले एक मिट्टी का एक ऐसा आकार तैयार किया जाता था जैसे वो कॉइन्स के शेप में हो या कॉइन का एक आकार की तरह हो, और उसे अंदर से खोखला बना दिया जाता था। वो कॉइन के शेप में बाहर से दिखाई देता था और अंदर से खोखला हो जाता था। क्यों खोखला बनाते थे, क्या रीजन था उसको हॉलो करने का? उसको हॉलो करने का सिर्फ एक ही रीजन था। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेटल होते थे उसको उसमें डाला जाता था ताकि जो भी वो आकार ले वो बिल्कुल कॉइन्स की तरह आकार ले, क्योंकि जो सांचा होता था वो बिल्कुल कॉइन के शेप में होता था। तो इस वजह से सांचे को सबसे पहले सांचे को बनाया जाता था। सांचे को बनाने का टेक्निक ये था कि उसे सबसे पहले मिट्टी से बनाया जाता था। मिट्टी से उसे कॉइन का शेप दिया जाता था, फिर उसे पकाया जाता था ताकि वो मजबूत हो जाए। अभी मिट्टी पे तैयार जब किया जाता था, जब वो थोड़ा भी वो रहता था, गीला रहता था, तो ऐसा नहीं है कि उसे डायरेक्ट हम डाल देते थे भट्टी में पकने के लिए। नहीं, उस पे जो सिंबल्स हमें अपने कॉइन्स पे चाहिए होते थे वो उन सिंबल्स को भी उस पे बनाते थे, उस सांचे के अंदर बनाते थे, ताकि जब भी मेल्टेड जो मेटल है जब वो जाएगा अंदर तो उस पे ना केवल उसमें कॉइन का शेप आए बल्कि उस पे सिंबल्स भी अच्छे से उतर जाए। तो इस वजह से उसमें क्या बोलते हैं, सिंबल्स भी बनाए जाते थे। फिर उसे पकाया जाता था और फिर तब जाके उसमें मेल्टेड जो मेटल होते थे उसे उसमें उड़ेल दिया जाता था, मतलब उसमें उसे डाला जाता था और फिर उसको उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता था, तब तक जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, जो धातु है वो ठंडी ना हो जाए और वो पूरे सांचे के शेप में खुद को ढाल ना ले, तब तक उसे छोड़ दिया जाता था। और जब वो पूरी तरह से गर्म हो और जब वो आपका जो मेटल होता था जो सांचे के अंदर होता था, जब लगता था कि अब वो ठंडा हो चुका है और वो अपना शेप ले चुका है, तो फिर सांचे को तोड़ दिया जाता था। उसे वो मिट्टी का बना ही होता था, उसे सांचे को इस तरह मतलब उसे मार के तोड़ दिया जाता था और फिर जाके उसके अंदर से बढ़िया कॉइन्स बन के तैयार होता था। तो सांचे के इस टेक्निक को जो यूज किया जाता था इसे कास्टिंग टेक्निक कहा जाता था, जिसमें कॉइन्स को बनाया जाता था। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए आपको मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इन बातों को। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सांचे का जो आकार होता था उसमें चिन्ह जो होते थे, जो सिंबल्स होते थे, लेख होते थे, वो उसमें सांचे में ऑलरेडी गुदे हुए होते थे, उसमें ऑलरेडी उसको इंग्रेव किया गया होता था, ताकि जब हमारा जब मेल्टेड मेटल जब वो जाए और वो कॉइन का शेप ले, तो उसमें जो सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स हमें चाहिए अपने कॉइन्स पे, वो अच्छी तरीके से उस पर उभर कर आए। तो ये मेनली मेथड्स हो, ये कास्टिंग टेक्निक का मेथड होता था। लेकिन जब आप बाद के फेज में आएंगे, जब थोड़ा और भी डेवलपमेंट हुई, तो और भी तरीके से फिर कास्टिंग टेक्निक से कॉइन्स बनाए जाने लगे। क्योंकि अभी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड अभी भी टेक्निक है कि एक सांचे को बना रहे हैं, फिर उसमें कॉइन्स बना रहे हैं, फिर कॉइन्स को निकालने के लिए सांचे को तोड़ रहे हैं। तो बार बार इतना करना ये बहुत मुश्किल काम था। तो फिर आगे चलकर ऐसा डेवलपमेंट दिखाई देता है कि कई सांचे बनाए जाते हैं। वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं, रुकिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये इस तरीके से एक नली होती थी। ठीक है, इसमें इधर की तरफ सांचा ऐसा, फिर इधर की तरफ ऐसा, ये बहुत सारे उसमें होते थे। आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे ये सब। तो इस तरीके से इधर भी ऐसे बन रहे हैं, इधर भी ऐसे बन रहे हैं, फिर इधर की तरफ ऐसे बन रहे हैं। ये मेनली इस पाइप से जुड़ा हुआ था। ये जो ये नली जो जा रही है, ये जो बीच में जा रही है, ये इससे जुड़ा हुआ होता था। और ये सारे सारे जो सांचे होते थे उनको नली के थ्रू उसमें जो मेल्टेड मेटल होते थे उसे यहाँ से मेनली डाला जाता था। जब वो डाला जाता था तो वो उसके हर पार्ट में पहुंच जाता था और एक साथ
कई सारे जो कॉइन्स थे वो बनते थे। तो मतलब साँचे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में बनने लग रहे थे। तो इस तरीके से होता था कि मतलब एक साथ काफ़ी सारे साँचे तैयार किए जाने लगे और काफ़ी सारे कॉइन्स बनने लगे। तो समय की बचत के लिए और थोड़ा उसे ईज़िली बनाने के लिए इस मेथड्स को भी यूज़ किया जाने लगा। तो मेनली ये तरीके से होते थे। फिर बाद में जब हम लोग देखते हैं कि पहले साँचे को तोड़ के कॉइन्स निकालने की ज़रूरत होती थी। जब हम आगे के फ़ेज़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे साँचे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे साँचे बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से अपनी उसी स्थिति में मिले हुए हैं। मतलब उसपे मतलब किसी भी तरह का वो टूटे हुए स्थिति में नहीं मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका जो साँचा होता था, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि वो उसे ऐसा ऐसे करके मतलब उसे खोल दिया जाता था और खोल के कॉइन्स निकाला जाता था। फिर उस साँचे को दोबारा कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता था, तब तक जब तक कि वो घिस ना जाए, टूट ना जाए या उसपे सिंबल्स जो हैं वो रगड़ खा के खराब ना हो जाए। तब तक वो मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार एक ही साँचे को यूज़ करने लगते थे। तो साँचे का जो प्रयोग था वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि आप जो एक डेवलपमेंट थी वो इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अलावा इस स्लाइड में भी मैंने पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से साँचे जो होते थे, किस तरह से जो मेटल होते थे वो एक पाइप के थ्रू अपने हर सा जो जितने भी हिस्से साँचे के बने होते थे, वो उसमें पाइप के थ्रू एक बार में ही मेटल डाल के चले जाते थे। अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ तो शायद उतना क्लियर नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो साँचे होते थे, वो बनते थे। अब आप ये जो देख रहे हैं, 1 सेकंड। हाँ, इसमें जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर एक्चुअली मैंने खुद लिया हुआ है। ये पिक्चर मैंने खुद लिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है साँचा। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से क्ले पे बना हुआ है और वो जो काला-काला बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो भट्टी में जाके पकता था, ताकि उसमें मजबूती आए और कॉइन्स उसमें अच्छी तरीके से बने। अब आप देखिए साँचे में आप बहुत ही क्लियरली देख पाएँगे कि किस तरीके से देखिए ये इसमें लेख लिखे हुए हैं। ये एक्चुअल में मेडिवल एज का साँचा है, जिसमें क्या बोलते हैं लेख बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देंगे। और किस तरीके से इसे तोड़ा गया है, इसे तोड़ा इसलिए गया है ताकि उसमें से कॉइन्स जो हैं वो निकाले जा सके। ठीक है? तो ये आपको साँचे को समझने के लिए आसानी होगी। ये देखिए ये वो है जो जिसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पतली पाइप के थ्रू किस तरीके से अलग-अलग जो साँचे होते थे, मतलब किस तरह से अलग-अलग जा रहे थे जो मेटल्स थे, मेटल उस वो किस तरीके से जा रहे हैं और अंत में जब वो ठंडा होके निकाला जाता था साँचे से, तो वो किस शेप में दिखाई देता था? वो इस शेप में दिखाई देता था। ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, यहीं से जो मेटल है वो आपका डाला जा रहा है, इसी वजह से वहाँ पे वो थोड़ा छिछला हो चुका है। लेकिन जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो जितनी दूरी में मेटल्स जा रहे हैं, उन सारे दूरी में वो एक अपना शेप ले रहे हैं। अब अगर हमें कॉइन्स इससे चाहिए तो हमें इतने-इतने हिस्सों को काट लेना पड़ेगा। जो जहाँ-जहाँ पे कॉइन्स हैं उसे काट के उसे हम प्रचलन में ला सकते हैं। तो इस तरीके से कास्टिंग टेक्निक जो थी वो वर्क कर रही थी। आप लोगों को ये जो पिक्चर है, आप लोग को इस पिक्चर से मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है? तो इस तरीके से कास्टिंग टेक्निक जो थी वो वर्क कर रही थी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स बता दूँ जो मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो है कि आप जो साँचे बनाने की यूज़ करने की जो जिस जिस मिट्टी का यूज़ किया जाता था साँचे को बनाने के लिए, उसमें धान की भूसी मिलाई जाती थी। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो फिर धान की भूसी को मिलाकर उससे गीली मिट्टी तैयार की जाती थी। फिर जाके उसे दबाकर मतलब उसमें चिन्ह उभारे जाते थे। अब उसका रीज़न मिट्टी में धान की भूसी क्यों मिलाई जाती थी? आप में से जो भी बच्चे गाँव के होंगे, आप लोग उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे क्योंकि आपको मेनली ये सब चीज़ें गाँव में ही देखने को मिलती है। आप देखेंगे गाँव में जो जब उपले बनाए जाते हैं, गोबर वगैरह के उपले बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ भूसी का यूज़ किया जाता है। आप में से कितने बच्चों ने इस चीज़ को देखा है? या मिट्टी की अगर किसी चीज़ को बनाया जा रहा है तो उसमें धान की भूसी या किसी भूसी का यूज़ किया जा रहा है। आप में से किसी बच्चे ने देखा है उसको? आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, वंशिता ने देखा है।
और किसी ने? पूनम ने भी देखा, आरती ने भी देखा है, तो शायद आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सारे बच्चों ने देखा है, अंशिका ने भी देखा है, कंचन, गोपाल, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को तब ये चीज समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि धान की भूसी जो यूज किया जाता था वो इसीलिए यूज किया जाता था ताकि सांचे, जब सांचे को बना के तैयार किया जाए और उसमें जब सिंबल्स को मतलब सिंबल्स को उस पर इंग्रेव करने के लिए, जब किसी मेटल के थ्रू उसको इंग्रेव किया जाए, तो उसमें जो सिंबल्स बने वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे। ऐसा ना हो कि वो जब मेटल को यूज किया जाए उस पर सिंबल बनाने के लिए, उस पर सिंबल को छापने के लिए, तो वो ऐसा चिपक ना जाए। तो उसे इस वजह से उसमें धान की भूसी वगैरह मिला के वो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया जाता था। इवन सांचा बनाने के लिए अलग मिट्टी का ही यूज किया जाता है जिसमें जो चिपकते भी नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से सांचे का यूज किया जाता था। इसके अलावा दो सांचों के बीच में सफेद चूड़ मिला फैलाया जाता था। क्यों? ताकि वो सटने न पाए, मतलब कि जब उसमें कॉइन्स जाते हैं तो कॉइन्स जब उसमें से जब कॉइन अपना शेप ले ले तो ऐसा ना हो कि वो चिपके रह जाए। तो मतलब इन बातों का भी बहुत ध्यान दिया जाता था। मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये सब जो टेक्निक जो इतनी एंशियंट पीरियड में यूज हो रही थी वो आज भी लोगों के जीवन में किस तरीके से दिखाई देती है। आप लोग इस चीज को समझेंगे सिर्फ इस बातों से। तो इस तरीके से सांचे को मतलब अलग अलग जो तरीके लगा लगा के उसे उसे कॉइन तैयार किया जाता था। अब अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले कास्टिंग टेक्निक जो थी उसका इंट्रोडक्शन कौन से फेज में देखने को मिलता है, तो मेनली शुंगा फेज में देखने को मिलता है। आप कुछ कभी कभी आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कहीं मॉडर्न फेज में मिलता है, पर मेनली शुंगा फेज में। मतलब आज जितने भी अधिकतर कॉइन्स जो बनने लगे थे वो कास्टिंग से बनने लगे थे, मतलब पोस्ट मॉडर्न एज में। तो उसका टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी बीसी ही है, आप लोग इसको माइंड में अपने रखिएगा। और सबसे एंशियंट अगर सांचे की बात करें, सबसे एंशियंट जो मोल्ड है वो कहाँ से मिला हुआ है, वो रोहतक से मिला हुआ है। रोहतक से सबसे प्राचीनतम सांचा मिला हुआ है। और मिट्टी का सांचा कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, वो झूसी से मिला है, मथुरा से मिला है, शिशुपालगढ़ से मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कांसे का सांचा कहाँ से मिला है। पहली बार मेटल का सांचा सबसे एंशियंट पीरियड में कहाँ से मिला है, तो वो एरन से मिला है। एरन कहाँ पे है? एमपी में है, ये एमपी की साइड है। किस मटेरियल का है? वो आपके मिट्टी का ही बना हुआ है। रोहतक से मिला हुआ जो सांचा है वो मिट्टी का ही बना हुआ है। आप लोग जब योधिया कॉइन्स पढ़ेंगे आप लोगों को पता चलेगा रोहतक से मिला हुआ सांचा योधिया कॉइन्स का ही है। अरे योधियों का ही है, योधियों के कॉइन्स बन रहे थे, तो वहां से वो मेनली मिट्टी के ही बनते थे। ठीक है वंशिता। देखिए, एक वो होता है ना कि हम हमेशा जो कॉइन की एक बड़ी खासियत रही है कॉइन्स मेकिंग की, कॉइन्स हमेशा उन्हीं चीजों को लेके बनाए जाते थे जिनकी जो अवेलेबिलिटी होती थी वो इजीली हो सके। ठीक है। अगर उसमें अगर मतलब कॉइन्स आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने होते हैं ना, एक राज्य को चलाने के लिए मुद्राएं ऐसी नहीं है कि वो बहुत थोड़ी सी बन जाएंगी और काम हो जाएगा। मुद्राओं का हमेशा निर्माण होता रहता है, हर टाइम पीरियड में निर्माण हो रहा है। तो हमें जिन चीजों की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी हम उसे ही मेनली यूज करते थे। ठीक है। तो अब आते हैं हम डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक। अब डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक का जो यूज था वो किस तरीके से होता था, किस तरह से उनकी मेकिंग होती थी, तो ये मैं आपको बताऊंगी। डाई स्ट्राइकिंग जो टेक्निक होती थी उसमें एक अलग आपको देखने को मिलता है। मतलब आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम पंचिंग में भी तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हो रही हैं, बट थोड़ा बहुत मतलब टेक्निक जो है वो थोड़ी एडवांस हो गई है, थोड़ी डेवलप्ड हो गई है। बट घूम फिर के आ तो एक ही बात पे रहे हैं कि उसमें जहाँ पंच का यूज हो रहा है वहां डाई का यूज हो रहा है। अब आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये पंचिंग से कैसे अलग है। तो इसमें भी सबसे पहले वही होता था कि इसमें पहले जो मेटल होता था उसको गर्म किया जाता था, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता था तो उसे एक एनविल पर रखकर उस पे डाई एक मतलब वो होता था जिसमें सिंबल्स इनग्रेव्ड होते थे। डाई मतलब मेनली पंच की तरह ही आप समझ लीजिए। वो मेटल का होता था जिसमें जो सिंबल्स होते थे वो इनग्रेव्ड होते थे और वो बहुत गहरे इनग्रेव्ड होते थे। मतलब आप जब पंचमार्क कॉइन्स को देखेंगे तो उसमें जो सिंबल्स हैं वो काफी जगह पे बहुत अच्छे से नहीं
उस पे प्रॉपरली नहीं उस पे दिखाई देते हैं सिंबल्स में। लेकिन आप जब डाई स्टैकिंग टेक्निक के कॉइन्स को देखेंगे तो उनके जो सिंबल्स होते थे वो बहुत ही क्लियरली और उभरे हुए दिखाई देते थे। तो ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है कि डाई स्टैकिंग टेक्निक कितनी मतलब फिनिशिंग के साथ होती थी। तो उसमें डाई को यूज किया जाता था और डाई का जो जब यूज करते थे फिर उसमें जो सिंबल्स होते थे जब उसे मेटल पे यूज किया जाता था, उसे ठप्पा मारा जाता था, तो उसपे पूरी तरीके से जो सिंबल होते थे वो एकदम साफ दिखाई देते थे। जिसमें देखिए मैंने आपको एक पिक्चर ऐड किया है, ये डाई स्टैकिंग मेथड से बना हुआ पिक्चर है। जब आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में इंडो ग्रीक कॉइन्स का इंडो ग्रीक कॉइन है, एंटियल किड्स का ये कॉइन है। जिसमें आप देखेंगे कि जो आकृति बनी हुई है, इवन जो लेजेंड्स लिखे हुए हैं साइड में ग्रीक स्क्रिप्ट में, सॉरी, वो किस तरीके से लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है, इवन जो सिंबल्स हैं वो कितने क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और पंचमार्क्ड कॉइन्स में या पंचिंग टेक्निक में जब आप देखेंगे तो उसमें जो सिंबल्स बने होते थे उसमें उनके स्टैम्प के भी निशान दिखाई दे रहे थे। एक एक सिंबल के लिए अलग अलग स्टैम्प यूज करेंगे तो उसके स्टैम्प के भी निशान दिखाई देंगे जो बहुत ही गंदे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब आप डाई स्ट्राइकिंग में आएंगे तो पूरी तरीके से जो कॉइन्स पे मतलब वो हमेशा कॉइन्स के शेप से थोड़े बड़े होते थे और उनपे सिंबल जो होते थे वो कॉइन के आकार के मतलब कॉइन के आकार के हिसाब से ही उस पे बने होते थे। तो ऐसे में जो एक जो कॉइन का जो एक अंतिम जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो एकदम साइड वाला जो भाग होता था वो इतना बुरा नहीं दिखता था, इतना छिछला नहीं दिखता था, क्योंकि जब आप बीच में किसी चीज पे स्टैम्प करेंगे ना तो वो साइड के भाग जो होते थे, जो किनारे के भाग होते थे, जो स्टैम्प के अंदर नहीं आते थे वो उठ जाते थे, तो वो बहुत ही खराब दिखाई देते थे। लेकिन डाई स्ट्राइकिंग में ऐसा नहीं था, वो बहुत ही क्लीन तरीके से कॉइन्स पे दिखाई देते थे और उससे कॉइन्स बहुत सुंदर दिखाई देते थे और उस पे जो सिंबल्स होते थे वो क्लियरली दिखाई देते थे। तो इस तरीके से जो डाई वगैरह डाई स्टैकिंग टेक्निक जो थी वो यूज हो रही थी। सबसे स्टार्टिंग में जो डाई स्टैकिंग जब स्टार्ट हुई थी मतलब सबसे इनिशियल फेज में, तो उसमें सिर्फ एक ही तरफ जो सिंबल्स होते थे मतलब ठप्पे जो होते थे वो एक तरफ बने होते थे। मतलब मेनली ठप्पे नीचे भी होते थे। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे आप ये समझिए कि सपोज ये आपका वहां पे आपके कॉइन रखे हुए हैं और ये जो था ये एनविल था, ठीक है, इसे एनविल को यूज किया जाता था। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो बाद में कॉइन्स का जो बनने का जो टेक्निक हो गया था उसमें डाई आपका एक बन रहा था, फिर बीच में कॉइन्स रखे जाते थे, फिर यहाँ पर भी एक डाई रखा जाता था, ठीक है। नीचे वाले डाई में भी सिंबल्स बने होते थे जो रिवर्स साइड के होते थे और अपर वाले डाइज में भी सिंबल बने होते थे जो ओवर साइड के होते थे। तो वो एक कॉइन्स को एक बार में रखते थे और नीचे की तरफ रख के ऊपर से उसे ठप्पा मार दिया जाता था, जिसपे से नीचे वाले भी जो डाई का अंकन होता था वो कॉइन्स पे आ जाता था और जो ओवर्स का जो डाई था मतलब उसका भी अंकन आ जाता था। तो मेनली वो दो डाई का यूज बाद में जाकर करने लगते हैं जिसे दोहरा ठप्पा टेक्निक कहा जाता है। डबल डाई टेक्निक जो होती थी, डाई का जो यूज करके जो कॉइन्स बन रहे थे वो बाद में जाके जब अपने एडवांस फेज में जाते हैं तो वो इस तरीके से बनने लगे थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो ईरानी प्रभाव था उसी के द्वारा दोनों ओर अंकों मतलब चिन्हों का अंकन शुरू हो गया था। तो इस तरीके से अब अलग अलग मतलब रीजन दिए जाते हैं उसके, पर जो भी रीजन रहा हो मतलब मेनली उसका जो एक डेवलपमेंट था वो इसी तरीके से होता था कि पहले एक ही डाई का यूज किया जाता था, नीचे एनविल का यूज होता था, या अगर दूसरा डाई नीचे यूज भी होता था तो उसका जो सरफेस होता था वो पूरी तरह से ब्लैंक होता था, उसमें कोई सिंबल नहीं यूज होता था, कोई सिंबल नहीं लगे होते थे। लेकिन बाद में जो डाई का जब यूज स्टार्ट हुआ था तब फिर बाद में दोहरा डाई का यूज होने लगा था जिसमें नीचे भी सिंबल्स होते थे ऊपर भी सिंबल्स होते थे और एक बार में कॉइन्स के ओवर्स और रिवर्स दोनों को मतलब दोनों का अंकन एक साथ कर दिया जाता था। तो इस तरीके से जो डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक थी वो वर्क कर रही थी। जब आप डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक को जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब आप कॉइन्स इंडो ग्रीक कॉइन्स वगैरह को पढ़ेंगे तो आज भी बहुत से किताबों में मिलता है कि जो डाई स्ट्राइकिंग का इंट्रोडक्शन इंडिया में कहाँ से होता है। तो ऐसा जनरली आपको किताबों में मिलता है इंडो ग्रीक ने ही सबसे पहले डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और इवन एग्जाम्स में भी आते हैं अभी भी तो वो यही आते हैं कि इंडो ग्रीक ने किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, तक्षशिला से एक कॉइन मिला है
जिसमें आपको पता चलेगा कि डाई स्ट्राइकिंग जो टेक्निक थी वो बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, क्योंकि तक्षशिला से जो मुद्रा मिली है वो इंडियन ओरिजिन की मुद्रा, इंडियन की मुद्रा है। तो ऐसी स्थिति में ये मानना थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था, मतलब उनके द्वारा ही भारत में डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक आई थी। तो अब ये फैक्ट नहीं है, लेकिन कभी भी अगर एग्जाम में आता है और उसमें इंडो ग्रीक दिया हुआ है और तक्षशिला के कॉइन को नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आप इंडो ग्रीक को ही मार्क करेंगे। ठीक है। तो इवन जब मैं डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक की बात करती हूँ, तो इंडो ग्रीक ने तो इस अपने ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली सारे कॉइन्स पे उसको यूज किया हुआ है। लेकिन जब आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आकर बात करेंगे, तो ठप्पा टेक्निक का यूज इंडिया में भी हो रहा था। जो लोकल कॉइन्स थे, ट्राइबल कॉइन्स थे, जो पोस्ट मॉडर्न फेज में थे कॉइन्स के, मतलब डायनेस्टीज थी, अब जगह जगह पे जहां जहां पे इस टेक्निक के बारे में जानकारी थी, उन्होंने भी अपने कॉइन्स को यूज किया, मतलब अपने कॉइन्स पे इस टेक्निक का यूज किया, कास्टिंग टेक्निक के साथ साथ। ऐसा नहीं था कि मेनली ये डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक को यूज कर रहे थे, डाई स्ट्राइकिंग भी यूज हो रही थी, कास्टिंग भी यूज हो रही थी। ठीक है। तो ये पूरा मोटा मोटी जो टेक्निक थे, ये मेनली इसी तरीके से वर्क कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने जो कॉइन मेकिंग टेक्निक थी उसको हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कॉइन, सॉरी टॉपिक। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? क्लास में ऐसी कुछ भी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब बता दीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास ओवर करते हैं और मैं इसका जो कंटेंट है वो मैं आपको दे दूंगी। आप लोग जब इसे अब दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो एमए के स्टूडेंट हैं वो सब तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आप लोगों को मुझे लगता है इस क्लास से थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आप लोगों को मैं अभी कंटेंट थोड़ी देर में मैं आप लोग को अपलोड कर दे रही हूँ ऐप पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।